बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे बताए थे कि ग्राउंड पे एक बॉडी ए है, उसके ऊपर बी है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ बॉडी ए पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बी पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। उसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल थे। आज हम करेंगे आज हम करेंगे इसके आगे फ्रिक्शन फोर्स के कितने टाइप है, उसका क्या फॉर्मूला है, फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। तो पहला है हमारा, पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट क्यों करता है, रीजन क्या है फ्रिक्शन फोर्स का। रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसे एक एग्जांपल से समझोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझना तुम्हें जरूरी है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट क्यों करता है। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो, ये हमारा ग्राउंड है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ब्लॉक है, एक बार उस ब्लॉक को हमने इस तरह से रखा और उसी ब्लॉक को दूसरे सिचुएशन में मैंने ऐसे रखा। सेम ब्लॉक है, हमने दो अलग अलग तरीके से रखा है, ये केस ए और ये है बी, और दोनों पे हम फोर्स अप्लाई करें। यदि इस पे भी मैं फोर्स अप्लाई करूं 20 न्यूटन, और सेकंड पे भी मैं फोर्स अप्लाई करूं 20 न्यूटन, दोनों बॉडी सेम है। हेलो, इधर देखो, दोनों बॉडी सेम है, दोनों को हमने डिफरेंट तरीके से रखा है। फर्स्ट केस में हमने उसे इस तरह से रखा है, दिख रहा है। यस सर। और सेकंड केस में हमने उसे ऐसे रखा है। तो यस सर। फर्स्ट केस में जो देखोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा है, सेकंड केस में सरफेस एरिया कम है। यदि डायग्राम को मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाऊं इस तरह से, तो फर्स्ट केस हमारा ये है और सेकंड केस में हमारा इस तरह से। दोनों बॉडी सेम है, एक बार उसको हमने लार्जर सरफेस को कांटेक्ट में रखा है, एक बार स्मॉलर सरफेस के लॉन्ग रखा है। दोनों पे सेम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन 20 न्यूटन। तो बताओ किस केस में, केस ए और केस बी, किस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा, किस केस में। बी में ज्यादा होगा, क्यों। सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, यही आंसर है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम प्रैक्टिकली करके देखोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। और इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उस सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो जनरली हमें लगता है कि सरफेस यदि ज्यादा हो तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली करोगे, फोर्स अप्लाई करके दोनों का मोशन को मेजरमेंट करके एक्सेलरेशन निकाले, तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम होगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में क्यों एक्ट कर रहा है, तो उसका रीजन है, इसे ध्यान से ना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसका रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब, जैसे ये मोबाइल है, इसको मैंने हैंड पे रख दिया मैंने, दिख रहा है मेरा हैंड। यस सर। तो मोबाइल का जो लोअर सरफेस है उस पे जो मोलिकूल है, लोअर सरफेस पे जो मोलिकूल है, और मेरे हैंड का जो मोलिकूल है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको मूव कराना चाहेंगे तो हैंड का मोलिकूल उसे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस पे जो मोलिकूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो हम इसे दूर ले जाना चाहेंगे तो उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे जाने नहीं देगा, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो मैंने क्या बताया फ्रिक्शन फोर्स का रीजन, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा, उसका रीजन क्या है, क्या बताया मैंने। बोलो, मैंने क्या बताया, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो रीजन है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन molecules of surface in contact। ठीक है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। इस दोनों एग्जाम्पल में जो हमने एक बॉडी को हमने रखा ए, फिर रखा उसी को बी की तरह। तो किस किस केस में ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में होंगे, ए में या बी में? ए में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ए में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बी में कम होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि दोनों में फ्रिक्शन फोर्स सेम ही है। ऐसा क्यों? तो देखो, समझो यहां से, फिर से समझोगे एग्जांपल से, कि जैसे ये मोबाइल को मैंने हैंड पे रख दिया, ठीक है, और इसे इस तरह से फोर्स अप्लाई करके मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होगा। यदि मैं मोबाइल को ऊपर से प्रेस करूं, ऐसे प्रेस करूं और इसको मूव करने की कोशिश करूं, तो क्या सेम एफर्ट से मूव कर जाएगा या ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो ज्यादा फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ेगा, समझोगे यहाँ पे। जब ऊपर से हम इसको प्रेस करते हैं तो जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में नहीं था वो भी कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में? अब यहां पे फिर से देखो दोनों एग्जांपल ए और बी को। ए के पास सरफेस एरिया ज्यादा है, बी के पास सरफेस एरिया कम है। लेकिन यदि हम प्रेशर की बात करें तो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा या डिफरेंस होगा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया वेट, दोनों पे वेट एक्ट कर रहा है, डिवाइड बाय एरिया। तो दोनों सेम बॉडी है तो वेट दोनों का सेम है। लेकिन ए का एरिया ज्यादा है, बी का एरिया कम है, तो कहां पे प्रेशर ज्यादा हुआ? कहां पे प्रेशर ज्यादा हुआ, ए पे या बी पर? हाँ जी बताओ। ए एंड बी दोनों सेम बॉडी है तो दोनों का मास सेम है, वेट सेम है। लेकिन ए पे एरिया ज्यादा है तो ए पे प्रेशर कम होगा, बी पे प्रेशर ज्यादा होगा। तब देखो या फाइनल देखो कैलकुलेशन, दोनों में फ्रिक्शन फोर्स क्यों है, समझो यहाँ पे। ए का सरफेस एरिया ज्यादा है तो सपोज उसमें 1000 मोलिक्यूल कांटेक्ट में। बी का सरफेस एरिया कम है तो मोलिक्यूल जो है 100 कांटेक्ट में होने चाहिए थे। लेकिन प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये फिर से 1000 ही हो जाता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। इसलिए दोनों जगह पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो कांटेक्ट में है वो सेम हो जाएंगे। इसलिए दोनों केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम होता है। तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट क्यों करता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये डिपेंड करेगा किस पे, ये हम यहां पे लिख ले, डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस आज बहुत क्लास में डिस्टरबेंस है, क्या हो गया? ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, और सेकेंड हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो बॉडी है वो प्लास्टिक है, वुड है, स्टील है, आयरन है, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मोलिकुलर फोर्स एटम पे डिपेंड करेंगे। और स्टेट ऑफ रफनेस का मतलब कि जितना ज्यादा रफ होगा उतने ज्यादा मोलिकुल कांटेक्ट में होंगे।
तो समझ में आ गया कि दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्यों एक्ट करता है और किस पे डिपेंड करता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, और ये डिपेंड करेगा रफनेस पे, मटेरियल के नेचर पे, और सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसको भी लिख लेते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। तो ये हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन फोर्स का रीजन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं बताओ। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। और कौन कौन से। कौन से। रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक, यस सर। उसके बाद थर्ड नंबर, एक रोलिंग हो गया, फिर स्टैटिक हो गया, थर्ड नंबर क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। हाँ बोलो। सही बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो टायर के बारे में। टायर और सरफेस के बीच में लगती है। तो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखो मैं बता दूं यहाँ पे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एक दूसरा एग्जांपल डायग्राम बनाकर, कि जैसे यहाँ पे एक सरफेस मैंने बनाया और इस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है। तुमने टायर की बात की तो मैं टायर ही बना देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैं एक टायर बना दिया। टायर जरूरी नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन सभी जगह एक्ट कर सकता है। और ये इस तरह से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है आगे की। तो जब ये टायर मूव करेगा तो जो सरफेस है ना, वो ध्यान से देखना, जो सरफेस है ना वो इस तरह से डिफॉर्म कर जाता है। सरफेस जो है डिफॉर्म कर जाता है, और डिफॉर्मेशन के कारण जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जिसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब सरफेस में डिफॉर्मेशन होती है। सरफेस जो है इस तरह से, जो सरफेस हॉरिजॉन्टल था वो इस तरह से डिफॉर्म कर जाएगा। यदि सरफेस तुम्हारा हार्ड है, डिफॉर्म नहीं होगा, उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्या हो गया। हेलो। एक्चुअली से यहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है आज ना, ओके ओके ओके। तो लाइटिंग लग रही है ऊपर से तो। अच्छा लाइटनिंग हो, अच्छा अच्छा जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोलिंग फ्रिक्शन में मैं तो पढ़ाता नहीं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में कोई न्यूमेरिकल बनते नहीं है। पर रोलिंग फ्रिक्शन तुमने बोला तो मैंने बताया तुम्हें कि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या चीज है। रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब सरफेस जो है वो डिफॉर्म हो जाए। यदि सरफेस तुम्हारा हार्ड है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो है, बाकी जो तीन तो है तुम्हारे, वो थे स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे हमें ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आवाज आ रही है क्लियर से। ठीक है, अब देखो इसे समझोगे एग्जांपल से। एक बॉडी है यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा बॉडी है।
इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मैंने अप्लाई किया, फोर्स का वैल्यू है 4 न्यूटन। समझोगे यहां पे बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन, और सरफेस जो है रफ है, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि फोर्स अप्लाई करे और बॉडी मूव ना करे? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। बॉडी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 4 न्यूटन होगा, और 4 न्यूटन ने 4 न्यूटन को बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रहा है। क्लियर? अब हमने फोर्स को थोड़ा इंक्रीज कर दिया 5 न्यूटन, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी 5 न्यूटन हो गया होगा। ठीक है, अब हमने यहां पे फ्रिक्शन, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसे थोड़ा और इंक्रीज किया 6 न्यूटन, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी क्या हो गया? 6 न्यूटन। क्लियर है ये? आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आवाज आ रही है तुम्हारी इस बार। कट के आ रही है तो फेविकॉल से जोड़ लिया जाए क्या? थोड़ा रेनफॉल वेदर के कारण लगता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। हेलो, तो देखो यहाँ पे 6 न्यूटन जब हमने फोर्स किया तो फ्रिक्स बॉडी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स भी 6 न्यूटन हो गया। अब नेक्स्ट समझना, यहाँ पे मैंने फोर्स जो 6 न्यूटन किया था मैंने फिर से 5 न्यूटन कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? बॉडी मूव नहीं करेगा और फ्रिक्शन फोर्स फिर से 5 न्यूटन हो जाएगा। अब मैंने फोर्स कर दिया 7 न्यूटन, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा, तो ये भी 7 न्यूटन हो गया। अब मैं 7 न्यूटन से थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज करूं 7.01, तो बॉडी मूव करने लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स से मेजरमेंट करोगे तो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा 6.8। अब मैं फोर्स को इंक्रीज किया 8 न्यूटन, बॉडी मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 6.8 ही रहेगा। मैंने फोर्स को इंक्रीज किया 9 न्यूटन, बॉडी मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स 6.8 ही रहेगा। यहां पे देखो दो केस है। पहला केस है कि फोर्स से लेकर तुम्हारा 7 तक बॉडी मूव नहीं कर रहा था। जब हमने फोर्स अप्लाई किया 4 से लेकर 7 न्यूटन तक, उस समय बॉडी मूव नहीं कर रहा है। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। आई बात समझ में? सर तो जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब हमने फोर्स 7.01 से अप्लाई किया तो बॉडी मूव करने लगा, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये है स्टैटिक, ये है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, बॉडी जो है वो सरफेस पे मूव करने लगा। ठीक है। और तीसरा एक फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, या फिर सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है समझो। यहां पे ये जो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जो मैंने यहां पे एग्जांपल में शो किया, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 6.8, 6.8, 6.8, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू है? सबसे बड़ा वैल्यू कौन है?
फ्रिक्शन फोर्स में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 8 कहां पे है? 8 न्यूटन तो हम अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे शो किया है मैंने। 4 5 6 5 7 6.8 6.8 6.8। सबसे बड़ा, सबसे 6.8 ग्रेटर या 7 ग्रेटर है? सबसे बड़ा फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है 7 न्यूटन। और 7 न्यूटन फोर्स कब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? जब बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने वाला है। करेक्ट हो गया फिर से? यस सर। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो मैं नीचे शो कर रहा था ना, जो नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर वाला फोर्स जो है वो फोर्स है जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और नीचे वाला वो फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब मैंने 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स 4 है, 5 किया तो 5 है, 6 है तो 6 है, फिर 5 कर दिया फिर 5 हो गया, 7 किया फिर फ्रिक्शन फोर्स 7 हो गया। फिर मैंने जब 7 से थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज किया 7.01, तो बॉडी मूव करने लगा, और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स 6.8 हो गया। उसके बाद जब बॉडी मूव कर रहा है उसमें फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सेम है 6.8। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 4 5 6 5 7 6.8 6.8 6.8, तो इसमें सबसे बड़ा फोर्स कौन है? 7 न्यूटन। यही है ना? और 7 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट कर रहा है? जब बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन करने वाला है। 7 न्यूटन फोर्स कब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है? जिस समय बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव करने वाला है, मतलब कि थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज करोगे बॉडी मूव कर जाएगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये 3 तरह के फ्रिक्शन हो गए। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी पे कब एक्ट करेगा? जब बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है
लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा, उस समय जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज कि जब फोर्स 4 था तो फ्रिक्शन 4 है, जब फोर्स 5 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। जब तुम 6 न्यूटन अप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 5 अप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये अपने आप को हमेशा एडजस्ट कर लेगा जितना जो फोर्स इसे मूव कराना चाह रहा है उसके इक्वल। क्या ये बात समझ में आया? तो जो 3 टाइप के जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है? जब बॉडी सरफेस पे मूव नहीं कर रहा, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कब एक्ट करेगा? जब बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है, अभी हम बताएंगे आगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन करने वाला है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां पे हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शन फोर्स हो गए। ये हो गया स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें बॉडी मूव नहीं करता, बॉडी डू नॉट मूव। ओवर सरफेस, सरफेस पे मूव नहीं करता। और ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा, यदि तुम फोर्स इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करोगे ये भी डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में? हाँ जी बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन है? जब बॉडी सरफेस पे मूव नहीं कर रहा। और इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, जो फोर्स इसे मूव कराना चाह रहा है उसके इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि जब मैं फोर्स 4 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो ये भी 4 है, जब मैंने 5 कर दिया तो ये भी 5 हो गया, 6 कर दिया तो ये भी 6 हो गया, और मैंने फोर्स को 5 डिक्रीज कर दिया 5, तो फिर से 5 हो गया। बोलो समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कब एक्ट करेगा? जब बॉडी सरफेस में मूव नहीं कर रहा लेकिन करने वाला है। तो इसको लिखेंगे बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन रिलेटिव टू सरफेस। सरफेस के रिलेटिव वो मूव करने वाला है। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब कि वो मूव करने वाला है। ठीक है? और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, इससे अधिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कौन होता है? जो लिमिटिंग होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स का म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल फोर्स। और ये लिमिटिंग है तो यहां पे हम एस लिख देते हैं। तो एस, म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। एन इज नॉर्मल फोर्स। और थर्ड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है बॉडी पे? जब बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा है। व्हेन
बॉडी मूव ओवर सरफेस, जब सरफेस पे मूव कर रहा है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, बस म्यू का वैल्यू चेंज कर जाएगा, यहां पे म्यू के लिखेंगे, म्यू के इंटू एन। म्यू के यहां पे हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, फॉर्मूला दोनों का सेम है, म्यू इंटू एन। जब तुम्हारा लिमिटिंग है तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करेंगे, जब काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वहां पे म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और जो फर्स्ट वाला था स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मैंने बताया कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो तीन तरह के फ्रिक्शन समझ में आ गए। Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब बॉडी सरफेस पे मूव करना चाह रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, और जो फोर्स उसे मूव कराना चाह रहा है 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन होगा, यदि 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो भी 6 होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि बॉडी पे मैंने फोर्स इंक्रीज किया, बॉडी मूव नहीं कर रहा लेकिन करने वाला, मतलब थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज करेंगे बॉडी मूव कर जाएगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, फॉर्मूला म्यू इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी सरफेस पे मूव करने लगा, स्लिप करने लगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला भी सेम है, म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल, यहां पे म्यू का वैल्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो मैंने आज तुम्हें क्या बता दिया, आज मैंने तुम्हें बता दिया फ्रिक्शन फोर्स का रीजन क्या है। तो एक बार तुम बताओ फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्या बताया था, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कब क्यों एक्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों सरफेस पे जो मोलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एक जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो तब एक्ट करता है जब सरफेस हार्ड हो, नहीं जब सर हार्ड नहीं हो, सरफेस डिफॉर्म हो जाता है उस रीजन। लेकिन जो हमें जो पढ़ना है चैप्टर में वो पढ़ना है स्टैटिक, हमारे सारे टॉपिक में जो सरफेस है हार्ड होता है तो वहां पे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। तो जब सरफेस हार्ड है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तीन तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। फॉर्मूला एक ही है इसमें, म्यू इंटू एन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।